सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, अपना काम ईमानदारी से और इंसानियत के भले के लिए करना ही देशभक्ति है। अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि देशभक्ति क्या है? क्या हम देशभक्ति कर सकते हैं? क्या देशभक्ति करना केवल सिपाहियों के लिए ही संभव है? बात ऐसी नहीं है। जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, जहाँ कोई बेईमानी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल नहीं, और जो काम इंसानियत के भले के लिए किया जाता है, जो इंसानियत को निभाने के लिए किया जाता है, वह भी देशभक्ति होती है। अतः हम सबको देशभक्ति का कार्य करते हुए अपने काम को ईमानदारी से और इंसानियत के भले के लिए करना चाहिए। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि देशभक्ति कैसे की जाती है, देशभक्ति का स्वरूप कैसा होता है। तो चलिए हम इसी बात को जानने का प्रयत्न करते हैं आज के अपने पाठ हबीब तनवीर जी की रचना कारतूस के जरिए। देशभक्ति का स्वरूप जानने का प्रयत्न करते हैं। एक अद्भुत रचना, देशभक्ति से जुड़ी हुई रचना कारतूस। सबसे पहले हम हबीब तनवीर जी का परिचय प्राप्त करेंगे, उसके उपरांत पाठ की तरफ बढ़ेंगे। हबीब तनवीर जी का जन्म 1923 में हुआ था छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और 1944 में वे नागपुर से स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद ब्रिटेन की नाटक अकादमी से नाट्य लेखन का अध्ययन करने के लिए वह गए, और फिर दिल्ली लौटकर जब वे आए तो पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना उन्होंने की। एक नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में उन्होंने नाम कमाया, और उन्होंने लोक नाट्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से वे सम्मानित हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने बसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। सन 2009 में इनका देहावसान हुआ था। तो चलिए इन्हीं की रचना कारतूस के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कारतूस एक एकांकी है। एकांकी अर्थात एक अंक वाला नाटक। तो एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कहते हैं। तो इसमें कुछ सीमित पात्र होते हैं, तो उन पात्रों का परिचय हम पहले प्राप्त करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 पात्र हैं। पहला है एक कर्नल का, दूसरा पात्र है लेफ्टिनेंट का, तीसरा पात्र एक सिपाही है, और चौथा पात्र है एक सवार, घुड़सवार। इस एकांकी की अवधि है कुल 5 मिनट। इसका ऐतिहासिक समय सन 1799 का बताया जाता है। इस एकांकी का जो समय है, अर्थात उस वक्त का जिक्र यहाँ पर किया गया है, वह रात्रि का वक्त है, रात का समय है। स्थान है गोरखपुर के जंगल। उसमें कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। 2 अंग्रेज वहां पर बैठे हुए हैं। एक है कर्नल कॉलिंज और दूसरा है एक लेफ्टिनेंट, और बाहर चांदनी छिटकी हुई नजर आ रही है, अंदर लैंप जल रहा है। इस प्रकार से एकांकी का आरंभ होता है। एकांकी के आरंभ में कर्नल और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे हैं। जब कर्नल यह कहता है कि जंगल की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है, उस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि हफ्तों हो गए हैं, कई सप्ताह हो गए हैं उन्होंने वहां पर खेमा डाला हुआ है। सारे सिपाही भी अब तंग आ गए हैं, लेकिन ये वजीर अली एक ऐसा आदमी है कि वह हाथ ही नहीं आ रहा है। वह आदमी है या भूत है? इस प्रकार का प्रश्न लेफ्टिनेंट कर रहा है। कर्नल कहता है कि उसे वजीर अली के अफसाने सुन सुन के रॉबिन हुड के कारनामों की याद आ जाती है। रॉबिन हुड एक ऐसा काल्पनिक पात्र है जिसके बारे में बताया जाता है कि वह जंगलों में रहा करता था। एक चोर होने के बावजूद भी वह गरीबों का मसीहा था, क्योंकि वह अमीरों से
चोरी करता था और गरीबों में उसे बांट देता था। अत्यंत साहसिक कार्य वह करता था। जंगलों में रहकर साहसिक कार्य करने के कारण ही वजीर अली और रॉबिन हुड में कर्नल को समानता नजर आती थी। वह कहता है कि वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई है और 5 महीने की हुकूमत उसने की है, लेकिन इस 5 महीने में ही उसने अवध के प्रांत को अंग्रेजों की सरकार से बिल्कुल साफ कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। इस प्रकार का वह अद्भुत साहसिक व्यक्ति था। लेफ्टिनेंट वजीर अली के परिवार के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने पूछा कि कर्नल कॉलिंज, ये सआदत अली कौन है? उस पर जवाब देते हुए कर्नल ने कहा कि सआदत अली आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और आसिफुद्दौला का दुश्मन भी है। असलियत में आसिफुद्दौला अवध का नवाब था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सआदत अली को लगता था कि वही अगला नवाब बनेगा। लेकिन जब आसिफुद्दौला को वजीर अली के रूप में संतान प्राप्त हुई तो सआदत अली को लगा कि उसका जीवन, उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें, उसके सपने सब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए उसने उन दोनों से दुश्मनी कर ली। लेफ्टिनेंट ने पूछा कि सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे क्या वजह है? उस पर जवाब देते हुए कर्नल ने कहा कि सआदत अली अंग्रेज़ों का दोस्त है और ऐशो आराम से जीने वाला आदमी है, इसलिए अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए उसने अवध की आधी जायदाद अंग्रेज़ों को दे दी और साथ में 10 लाख रुपए नगद दे दिए और खुद वहाँ का नवाब बन गया। अब वह भी मज़े करता है और अंग्रेज़ों को भी वहाँ पर अधिकार प्राप्त है। इस तरह से कर्नल ने बताया कि सआदत अली को वहाँ का नवाब बनाने के पीछे क्या वजह थी। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत या आमंत्रण दिया है। इस पर कर्नल कहता है कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले वजीर अली ने नहीं बल्कि टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने दी, उसके बाद शमसुद्दौला ने भी दी। लेफ्टिनेंट पूछता है कि ये शमसुद्दौला कौन है? इस पर जवाब देते हुए कर्नल कहता है कि यह बंगाल के नवाब का निस्बती अर्थात रिश्ते में भाई, कजन जिसे हम कहते हैं, वह है और बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट ये सब सुनने के बाद कहता है कि सारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा है और अगर वे लोग कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी में जो सफलता अंग्रेज़ों ने हासिल की थी वह सब धरे के धरे रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो कुछ भी उन्होंने लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल किया था वह लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों से गवा बैठेंगे। इस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि वजीर अली बहुत ही खतरनाक आदमी है और उसकी आज़ादी अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही चुनौती से भरी हुई है। किसी न किसी तरह उसे गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। कर्नल कहता है कि वह एक फौज की पूरी बटालियन लेकर वजीर अली के पीछे पड़ा हुआ है। बरसों से वजीर अली उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है और गोरखपुर के उन्हीं जंगलों में वह घूम रहा है, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आ रहा है। उसके साथ कुछ ही सिपाही हैं, चंद सिपाही अर्थात कुछ ही सिपाही हैं, लेकिन मुट्ठी भर सिपाही होते हुए भी उनमें दम खम है। वे सभी जाबाज हैं और इसीलिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल का काम लग रहा है। लेफ्टिनेंट ने वजीर अली के बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उसने पूछा कि सुना है वजीर अली जाती तौर पर बहुत बहादुर आदमी है। इस पर कर्नल कहता है कि अगर वो बहादुर न होता तो क्या कंपनी के वकील का कत्ल करता? इस पर लेफ्टिनेंट पूछता है कि कंपनी के वकील के कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? इस पर जवाब देते हुए कर्नल कहता है कि
जब वजीर अली को अवध के नवाब के पद से हटा दिया गया तो उसे बनारस पहुंचा दिया गया और उसे साल में एक बार 3 लाख रुपए वजीफा के रूप में अर्थात कॉम्पनसेशन के रूप में दिया गया। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया। वह यह जानना चाहता था कि उसे बार बार कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। वकील ने वजीर अली की बात की परवाह नहीं की, बल्कि उसे ही उल्टा बुरा भला कह दिया। वजीर अली के दिल में पहले से ही अंग्रेज़ों के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। ऐसे में जब वकील ने उसकी बात ठीक से सुनी नहीं तो उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने खंजर निकाली और वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसे ख़त्म कर दिया। लेफ्टिनेंट ने पूछा, और वो वहाँ से भाग गया? इस पर कर्नल कहता है कि वो अपने कुछ जानिसारों के साथ अर्थात कुछ वफादार सिपाहियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान जो थे अर्थात शासक जो थे, उन्होंने उसकी हिफाजत की और उसे घाघरा तक पहुंचा दिया। अब उन मुट्ठी भर सिपाहियों का कारवां इन्हीं जंगलों में कई सालों से भटक रहा है, जिन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने कई रातों से वहां पर खेमा डाला हुआ है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि वजीर अली का प्लान क्या है, उसकी स्कीम क्या है। उस पर कर्नल कहता है कि वह किसी तरह नेपाल पहुंच जाना चाहता है और फिर अफगानी हमले अर्थात शाह जमा के हमले का इंतज़ार वह करना चाहता है। तब तक वह अपनी ताकत भी बढ़ाएगा और सआदत अली को किसी तरह वह अवध के प्रांत से हटा देगा और खुद वहाँ पर नवाब बनकर रह जाएगा और फिर हम अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल देगा। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं, अब तक शायद वह वहां पर पहुंच भी गया हो। इस पर कर्नल कहता है कि अंग्रेज़ों की फौज और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बहुत ही सख्ती के साथ उनका पीछा कर रहे हैं और इस कारण से उन्हें पूरी तरह से यकीन है कि वह अभी तक नेपाल नहीं गया है। उतने में एक सिपाही अंदर आता है और वह कर्नल से कहता है कि दूर पर गर्द अर्थात धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल अपने सिपाहियों को तैयार रहने के लिए कहता है। उस पर लेफ्टिनेंट कहता है कि धूल इतनी उड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक पूरा काफिला वहां पर चला आ रहा हो, लेकिन उसे नज़र तो सिर्फ एक ही सवार नज़र आ रहा है। कर्नल कहता है कि एक ही घुड़सवार है, लेकिन इतनी तेज़ी से वह घोड़ा दौड़ा रहा है कि धूल उतनी उड़ रही है। लेफ्टिनेंट कहता है कि ऐसा लग रहा है कि वह हमारी ही तरफ आ रहा है। कर्नल सिपाही को बुलाता है और कहता है कि उस घुड़सवार पर नज़र बनाए रखें। लेफ्टिनेंट कहता है कि शुबह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, अर्थात शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वह तेज़ी से उन्हीं की तरफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद सवार कर्नल के खेमे के सामने आता है और कर्नल से अकेले में मिलने की बात कहता है। कर्नल सबसे पहले लेफ्टिनेंट के सामने ही बात करने के लिए कहता है, लेकिन जब घुड़सवार उसके लिए तैयार नहीं होता तब कर्नल उसकी बात मान लेता है और वह कहता है कि वह उससे अकेले में ही बात करेगा। फिर वह लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेज देता है और सवार की तरफ वह देखने लगता है। घुड़सवार कर्नल से पूछता है कि उसने खेमा वहां पर क्यों डाल रखा है। उस पर कर्नल जवाब देता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए वह इतनी बड़ी फौज को लेकर वहां पर खेमा डालकर रह रहा है। इस पर सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वह एक जांबाज सिपाही है। कर्नल उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। उस पर वह घुड़सवार कहता है कि वह उससे चंद कारतूस चाहता है और वह वजीर अली को गिरफ्तार करने में मदद कर सकता है। यह बात सुनकर कर्नल उसे 10 कारतूस दे देता है। घुड़सवार कर्नल को शुक्रिया कहता है और फिर कर्नल उसका नाम पूछता है। तब घुड़सवार कहता है कि वह स्वयं वजीर अली है, क्योंकि कर्नल ने उसे कुछ कारतूस दिए थे, इसलिए वह कर्नल की जान बख्शी कर रहा है और अगली बार सामने आने पर मारने की धमकी देकर वह चला जाता है। लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछता है कि वह कौन था। उस पर कर्नल दबी ज़बान में कहता है, एक जांबाज सिपाही था।
एक ऐसा जाबाज सिपाही जिसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देना। और इसके लिए उसने शेर की मांद में पहुंचकर अर्थात अंग्रेजों के खेमे में पहुंचकर न केवल कारतूस ही हासिल किए बल्कि कर्नल की जान बख्शे करके वो वहां से निकल गया। ऐसा बहादुर अद्भुत सा सिपाही जिसके बारे में दुश्मन के मुख से भी तारीफ निकली, ऐसा अद्भुत साहसिक वीर था वजीर अली। और उसने अपने देशभक्ति के जरिए अंग्रेज़ों के दिलों में भी एक खौफ के साथ साथ गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया हुआ था। तो ऐसा अद्भुत सा यह वीर था। इस पाठ से हमें देशभक्ति की भावना कैसी होनी चाहिए यह सीख लेनी चाहिए। आशा है कि आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा और अपने दिल में भी देशभक्ति का जज्बा भाव हम जगाएंगे और देश के लिए और देश की उन्नति के लिए अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। धन्यवाद।